हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। और बेटा आज का जो क्लास है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम जो लास्ट क्लास में खत्म किए थे, ठीक है, उस गॉस थ्योरम के थोड़ा सा अब आगे जाएंगे, कुछ और चीजों पर हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, सी ये ग्लास आपको दिख रहा है, एक कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ। ये ग्लास दिख रहा है, ये मेटल ग्लास है, एक स्टील का ग्लास है, आप सब देख रहे हैं, ये स्टील का ग्लास है। अब ध्यान दो, अगर मैं फेस से करंट इस पर लगाता हूं तो क्या मुझको शॉक पड़ेगा? कब शॉक पड़ेगा? कंडीशन बता रहा हूं मैं। करंट इसमें मैंने क्या किया, सपोज ये मेरा हाथ नहीं है, कोई बेस है, मैंने फेस लिया, फेस से करंट एक तार के थ्रू, इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया। अगर मैं अपने फिंगर को इस तरीके से डिप कर दूं तो क्या मुझको शॉक पड़ेगा यहाँ पर? ठीक है, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम है तो मुझको शॉक नहीं पड़ेगा, जब तक कि मैं इसको टच ना करूं, चाहे अंदर से इस तरीके से, चाहे बाहर से इस तरीके से। इट मींस अगर हमने क्या किया, अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो जो चार्ज था वो स्प्रेड कहां पर हो गया? चार्ज इसके सरफेस पर स्प्रेड है। चार्ज क्या होता है, जब किसी हॉलो कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड करते हो किसी सोर्स के थ्रू, वो चार्ज इसके सराउंडिंग सरफेस पर, इनर ले लो या आउटर ले लो, उस पर फैलता है, इधर अंदर पे नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ थिन सेल, हमारे पास एक थिन सेल है, ध्यान दीजिएगा। सो बच्चों, हमने क्या किया, एक स्पेरिकल थिन सेल लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसको इस्तेमाल करके और गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यार ये चीज तो कंफर्म है कि अगर मैं इसके सरफेस पर निकालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मैं इसके अंदर निकालता हूं तो भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस है। लेकिन अगर मैं पॉइंट पी, जिस पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, अगर वो आउट ऑफ स्फीयर है तो मैं कैसे निकालूं? तो यहां पर हम आकर के फंस जाते हैं। हम नहीं फंसे, साइंटिस्ट फंसे। अब उन्होंने क्या किया, बिकॉज गॉस थ्योरम इसको अप्लाई करना था, गॉस थ्योरम अप्लाई करना करके उन्होंने क्या किया, इस सेल के बाहर, इस स्फेरिकल थिन सेल के बाहर उन्होंने एक और गॉसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया? एक गॉसियन सरफेस, लाइक दैट। ध्यान दीजिएगा, ये गॉसियन सरफेस उन्होंने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ठीक है, एक बाहर और उसी तरीके से सिमिलरली उन्होंने अंदर में भी क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया। ठीक है, जिस पर उनको पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट पी को क्या करना है, एज्यूम करके चलना है। कंसीडर कि इसका जो एक्चुअल रेडियस है वो है आर, हाँ, हम देखते हैं इसका जो एक्चुअल रेडियस है, जो हमारा एक्चुअल थिन सेल था वो है आर। ठीक है, और जिस पॉइंट पी को हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, उसको हम क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर यहां पर एज्यूम करते हैं यार। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट पी, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द सेल, पॉइंट पी इज आउटसाइड द सेल। सी, इस कंडीशन में आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर। इज इट क्लियर? इस कंडीशन में स्मॉल आर ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर, क्योंकि ये बड़ी वाली रेडियस जो रेड कलर के स्फीयर के कारण जिसको हमने अजम्पशन पे लिया है वो बड़ा होगा कैपिटल आर से। ठीक है, और मान लो इसमें एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू कितना है बेटा, क्यू अपॉन ए। एरिया चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तब एक पॉइंट चार्ज, अब सुनिएगा, ये जो स्फीयर था थिन सेल यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज। जब हमने इसको प्लस चार्ज दिया, वो यूनिफॉर्मली कहां हो गया, स्प्रेड हो गया उसके सरफेस पर। ठीक है, थिन सेल के सरफेस पर क्या हो गया, चार्ज स्प्रेड है। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर, ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर जो फ्लक्स पास होंगे, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, बिल्कुल इस तरह। यहां से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं वो ये हो गया, उसका नॉर्मल कितना हो गया, ये ds। ध्यान दीजिएगा, सो फ्लक्स के कांसेप्ट से phi e इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन e डॉट ds cos ऑफ थीटा, यही लेते हैं बेटा। इट इज अ सिंबल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रेशन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ क्यू ना, ये कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, आप
घबराइएगा ना इस साइन को देख करके। साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब जो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम इस सिंबल को लेते हैं। सी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज बिकॉज इस छोटे से प्लेस का नॉर्मल क्या है, इस पर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो फाई ई इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस 0 हो गया 1। ओके यार यहां तक क्लियर है। बट अब हम क्या करते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट साइक्लिक इंटीग्रेशन ds। अब आपको मालूम होगा कि ये स्फीयर है और स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। सो फाई e इज इक्वल्स टू e डॉट 4 पाई r ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कौन सा वाले स्फीयर का, बाहर वाले स्फीयर का, क्योंकि हम कहां पर निकाल रहे हैं, बाहर वाले रेड कलर के स्फीयर पर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फाई e इस पॉइंट p को यहां पर लिया हुआ है ना, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग गॉस थ्योरम बोला था। तो फाई e गॉस क्या बोलता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं करते, क्या मैं इस इक्वेशन 2 को q के प्लेस, चलो पहले तो ले लेते हैं इक्वेशन नंबर ऑफ 2, दोनों को इक्वेट करो यार। सो e फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन व्हाट वी हैव, e डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो e इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, q बाई, क्या मैं इसको से लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ये हो गया यार, ठीक है। यहां तक क्या हो गया अपने को, e इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कब, जब मैंने उसको क्या लिया, बाहर लिया, क्या लिया उसको मैं, बाहर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, e इक्वल्स टू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये यहां का इंटेंसिटी था। अब आप चाहो तो q इक्वल्स टू क्या मिलता है, सिग्मा a, q इक्वल्स टू क्या मिलता है, सिग्मा a। हम एरिया अगर जैसे पुट अप करते हैं स्फीयर का, चीजें कैंसिल होकर कुछ हमको और मिलेगा। सपोज मैंने क्या लिया था, सिग्मा इक्वल्स टू q बाई a, सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिया था मैंने, q बाई a। क्या मैं यहां से q इक्वल्स टू सिग्मा a ले सकता हूं, जी हां बिल्कुल ले सकता हूं। सिग्मा इक्वल्स टू हमने qa रखा और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट अप करता हूं, ध्यान देना बेटा, इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट अप करूं इस फॉर्मूले में, सो e इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझको, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा a बाई ऑफ r स्क्वायर। अब आपको मालूम है इसका एरिया क्या होगा, इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया क्या होगा, एरिया हमको मालूम है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा सिग्मा, एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r ऑफ स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहां पर जब आपने एरिया लिया, यहां पर एरिया में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बट यहां पर एरिया में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि जिसके कारण आप निकाल रहे हो वो ये स्फीयर है और ये वास्तविक में है, ये रियल में है, जिसका रेडियस r था, ये हमारा अजम्पशन था और हमारा पॉइंट P कहां पर था, यहां पर था। किसके कारण निकाल रहे हैं, ब्लैक कलर के एक्चुअल स्फीयर के कारण, रेड कलर के इमेजिनरी स्फीयर पर, थी स्फीयर के पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो हमने वैल्यू पुट अप कर दिया, हमारा 4 पाई कैंसिल यार। फिर से देखो e इक्वल्स टू क्या मिल गया, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो क्या मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया जब पॉइंट P कहां पर था, बाहर था, आउटसाइड द स्फीयर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड केस, पॉइंट P इज देखो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। डेटा गिवन क्या है आपको, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस पर बेस्ड, तो किस टाइप के डेटा गिवन है उसको देख करके अब ये चीज अप्लाई करोगे। क्यों, जैसे यहाँ पर मैंने 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन को नहीं काटूंगा तो मैं 9 × 10 टू द पावर पुट अप कर सकता हूँ न्यूमेरिकल बनाते समय, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट अप करनी तो आप इस केस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हेन पॉइंट P इज ऑन सरफेस, अब ये पॉइंट P देखो, इस पॉइंट P को मैं खींच कर कहां पर ले आया, सरफेस पर ले आया, कहां पर ले आया, सरफेस पर। इस कंडीशन में बेटा मेरा जो स्मॉल r है, जो कैपिटल R है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r, कैपिटल R क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्मॉल r। सो e इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझको, देखो हमने निकाला था कि सिग्मा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो r को मैं r से कंपेयर करता हूं तो क्या मिलेगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए एंड फाइनली व्हाट वी हैव, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देख लो, चाहो तो यहां पर आप पुट अप करो, यहां पर पुट अप करो, आंसर सेम ही आने वाला है हर तरीके में, हर कंडीशन में, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कि जब हमने पॉइंट P को कहां पर लिया, सरफेस पर लिया। एंड द फाइनली द थर्ड केस, जब ये पॉइंट P देखिएगा, इस पॉइंट P को जिसको हमने टेस्टिंग, जहां पर हम क्या कर रहे हैं,
हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पी को अंदर लाते लाते कहां पर ले आया, सपोज मैं यहां पर ले आया, कहां पर, इस ब्लू कलर के सेल पर, इमेजिनरी सेल पर, ताकि गॉसियन सरफेस मुझको मिले। सी अब यहां पर जब हम लाते हैं थर्ड केस, व्हेन P is inside the sphere, when P is inside the sphere, जब पॉइंट P यहां पर आता है, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो स्मॉल r है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। और जैसा कि आपको मालूम है यार, जैसा कि आपको मालूम है, क्या मालूम है, इस फॉर्मूले को अगर देखिए, इस फॉर्मूले को अगर आप देखिए, इस फॉर्मूले को कि E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। तो बेटा थर्ड केस, when point P is inside the sphere, अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपका कैपिटल R is much greater than to the small r। लेकिन यार आपको ये भी मालूम है, जब आपने इस स्फीयर को क्या किया, चार्ज दिया, वो चार्ज कहां फैल गया, सरफेस पर, ठीक है, वो चार्ज कहां पर स्प्रेड हो गया, चार्ज स्प्रेडेड ओवरऑल इन अ सरफेस यूनिफॉर्मली बट इनसाइड द क्यूब, बिकॉज Q enclosed is equals to 0, because Q enclosed is equals to 0 and your formula is actually your formula here ना, आपका फॉर्मूला ये था, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स में, या फिर मैं बोलूं यहाँ पर सिग्मा के पहले मैं अगर देखूं तो सिग्मा के पहले यहाँ पर क्या था, मेरे पास Q था, सो E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर था। अगर Q को मैं 0 रखता हूं बेटा तो ये पूरा इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। देखिएगा एक्चुअल फर्स्ट केस में आपका फॉर्मूला ये आया था, ठीक है, सेकंड केस में भी फॉर्मूला यही आता, क्योंकि अपॉन में मैं यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर पुट अप करता, क्यों, क्योंकि R कन्वर्टेड इनटू, लेकिन सुन लो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्मा इसको टू क्यूब आई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने फॉर्मूले को चेंज कर दिया तो मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझको, जब सरफेस के, जब मैं जो उस थिन सेल के अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0 यूजिंग गॉस थ्योरम। अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो एक फिजिकल एग्जांपल, मैं इसको फिजिक्स को फिजिकल एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। आप ऑब्जर्वर पॉइंट हो, आप क्या हो, एक ऑब्जर्वर हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, होलिका दहन हो रहा है, दैट इज वो हमारा थिन सेल मान लो, होलिका दहन हो रहा है, उसको हम क्या मान रहे हैं, थिन सेल, ठीक है। आप जब, ध्यान दीजिएगा एक सेकंड, मैं इसको ग्राफ पहले इसका एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। ये रेस कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके बेटा उतार लीजिएगा, इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक, ओके। हाँ, ये आपका थिन सेल था, आपको ये मालूम है कि यूनिफॉर्मली चार्ज था, ओके, ठीक है, यहां तक का रेडियस कैपिटल R था, हाँ चलो ये भी सही है सर। अब देखिए क्या होगा, आपने सेंटर पर आपको क्या मिला, सेंटर पर आपको क्या मिला, 0, क्या मिला आपको, सेंटर पर 0, इंटेंसिटी क्या मिली, 0, इसलिए स्ट्रेट लाइन यहां तक आया, ठीक है। और सरफेस पर सबसे मैक्सिमम, सरफेस पर क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम। और जैसे आप R और E के बीच जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा, R और E के बीच, क्यों, क्योंकि आपने देखा था ना, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मेरा E, ठीक है। और जैसे मैं यहां से दूर जाता हूं, जैसे मैं यहां से दूर जाता हूं, धीरे धीरे मेरा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सुनो, ये आग का गोला है, होलिका है, क्या ये होलिका दहन, जब हम होली खेलते हैं, ठीक है। और जब हम होलिका दहन से बहुत दूर हैं, जब बहुत अवे फ्रॉम होलिका दहन, ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, उस समय हमको हीट और टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे आप करीब आते हो, जस्ट होलिका दहन को जस्ट टच करते हो, उस समय आपको मैक्सिमम हीट मिलेगा, उस समय आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम हीट मिलेगा। और अगर आप सोचते हो कि मैं अंदर घुस करके देखूं कि मेरे को क्या मिलेगा, तो अंदर घुसने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका ही दहन हो जाएगा, आप क्लियरली क्या हो जाओगे, फील करने के लायक आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं। जब आप होलिका दहन के अंदर घुस गए, आपको होलिका दहन क्या कर देगा, पूरी तरीके से जला देगा, आपका कोई फीलिंग नहीं मिलेगा आपको। इज इट क्लियर? और आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उसके बाद। जस्ट एक एग्जांपल लेने बोल रहा हूं। उसी तरीके से जब हम स्फीयर से दूर जाते हैं, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, सरफेस पर मैक्सिमम, अंदर विल बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेस करता हूं, एक नया टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लगेगा कि सेम है, हाँ थोड़ा सा सेम रहता है बट थोड़ा सा अलग है बेटा। अब मैं एक सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सुनना यार, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल लिया, ठीक है। अनचार्ज के लिए लेंगे, सॉरी उसके लिए लेंगे, थिन के लिए लिया, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर,
ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग होगा और एक कंडक्टिंग, इसी में दो केस हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक वो नॉन कंडक्टिंग के लिए भी रहेगा और एक कंडक्टिंग के लिए भी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, स्फीयर है, अब वो सॉलिड है, अब वो अंदर से हॉलो नहीं है। केस क्या है, अभी स्फीयर आपका क्या है, सॉलिड है, अंदर से वो कंप्लीट सॉलिड है। ठीक है, चलो हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है, जिसका एक्चुअल रेडियस था r, जिसका एक्चुअल रेडियस क्या था r। फिर से यार हमको क्या करना है, इसके कारण तीन केस मिलेंगे। एक तो हम बाहर निकालेंगे, सरफेस पर निकालेंगे, अंदर पे निकालेंगे। सरफेस पर निकालना जायज है, अंदर पर निकालना जायज है, लेकिन बाहर कब तक जायज नहीं है, जब तक कि मुझको गॉसियन सरफेस ना मिल जाए। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर एन गॉसियन सरफेस आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर with radius small r, with radius small r. Let's see how. ये हो गया हमारा स्मॉलर रेडियस पे आउटसाइड का स्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब हम पॉइंट P को एज्यूम करते हैं, और यार अंदर में क्या कर लेता हूं मैं, अंदर में एक और गॉसियन सरफेस बना लेता हूं यार, अंदर के लिए भी। ठीक है, चलो अंदर भी बना लिए। ठीक है, ये पॉइंट O और ये पॉइंट P, यहाँ पर पहला पॉइंट है P। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं पॉइंट बनाऊंगा, जब मैं सरफेस पे लाऊंगा तो ये उसका सरफेस हो गया, और अंदर में कहीं पर यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन अभी देखिएगा। अब इसको जब हम चार्ज दिए, चार्ज कैसा फैला हुआ है, जब हमने इसको चार्ज दिया है ना, जब हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया, ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली इस तरीके से क्या है, फैला हुआ है पूरे सरफेस पर, क्योंकि सरफेस सॉलिड है इसलिए वो कैसा फैला हुआ है, इस तरीके से, लाइक दैट। आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। ठीक है, डायग्राम क्लियर है बेटा। ये हमारा एक्चुअल कैपिटल R रेडियस का हमारा एक्चुअल में स्फीयर था, उसके आउटसाइड पर हमने एक और गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, जिस पर पॉइंट P पर हम अपने को क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका नॉर्मल ds पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही केस यार, फर्स्ट केस के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। केस 1 व्हेन पॉइंट P आउटसाइड स्फीयर, ये नॉन कंडक्टिंग था ना, कंडीशन याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, अब आउटसाइड में ले रहा हूं, आउटसाइड जब मैं ले रहा हूं इसको, तब ध्यान देना आउटसाइड में क्या हो जाएगा यार, कैपिटल R ऑब्वियसली, सॉरी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स का फार्मूला होता है, यहां से गुजरने वाला फ्लक्स का फार्मूला होता है phi E इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds cos ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां पर 0 होने के कारण cos 0 हो गया 1, सो phi E इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट, ऐसा लिखते हैं हम इसको, E डॉट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds क्या होगा यार, ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, अभी पढ़े थे यार, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। याद रखिएगा, किसको लेंगे, क्योंकि बाहर वाला स्फीयर है, अभी कौन सा स्फीयर है, बाहर वाला रेड कलर का स्फीयर, दैट इज ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन phi E इज इक्वल टू कौन, गॉस बोलता है क्या होता है, इतना होता है, दोनों को इक्वेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, बोलिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन सो E इज इक्वल टू, बोलिएगा 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भी बोलोगे सर ये तो पहले भी यही आया था, ये तो पहले भी यही आया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही आया था बेटा, सही बोल रहे हैं आप, पहले भी यही आया था, पहले भी यही आया था। अब क्या इसमें चेंजेस है, अब क्या इसमें चेंजेस है। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला आपका ये है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला ये है। आप चाहो तो इस Q को, अगर इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, और रो इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, रो इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। और यार वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R ऑफ क्यूब। अब बोलोगे सर आप यहाँ पर कैपिटल R क्यों ले रहे हो, क्योंकि भाई हमारा जो ब्लैक कलर का है ना, ब्लैक कलर का जो स्फीयर है वही हमारा मेन है, बाकी हमारे अजम्पशन है, तो इसके कारण निकल रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कैपिटल R इन वॉल्यूम। इज इट क्लियर। ठीक है, हम इसलिए कैपिटल R यहाँ पर ले रहे हैं। चलो यार अब क्या करें, चाहो तो तुम कन्वर्ट करो यार, तुम्हारी इच्छा, चाहो तो तुम इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, और नहीं करना है तो मत करो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बुक में ये क्या होता है, कन्वर्ट करके देता है। सो यार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है रो इक्वल्स टू क्यू बाई वॉल्यूम कितना आया था, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। सो क्यू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई, फॉर्मूला ये है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्यू के प्लेस पर मैं पुट अप कर दूंगा
देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों के समान ताकि तुमको समझ आए, बोलना मत सर कैसे लिख दिए। रो इंटू 4/3 पाई आर ऑफ क्यूब, वैल्यू पुट अप करो यार, ये क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिल गया रो 4/3 पाई आर ऑफ क्यूब अपॉन आर ऑफ स्क्वायर। चलो ठीक है, ये भी चलेगा, दौड़ेगा, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। अगर इन टर्म्स ऑफ रो आपको ये डेरिवेशन करना था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या करते हैं यार, इस पॉइंट पी को मैं क्या कर रहा हूँ, उसके सरफेस पे ले आ रहा हूँ। इस पॉइंट पी को मैं क्या करूंगा, ये यू करता हूँ सरफेस पे ले गया ना। ठीक है, सेकंड केस टू पॉइंट पी इज इन सरफेस। अब सरफेस पर है, पॉइंट पी कहां पर है बेटा, सरफेस पर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। एक्चुअली ये मेरा जो ये रेडियस था ना, कॉम्पैक्ट होकर के कैपिटल आर के इक्वल हो गया। इस फॉर्मूले में चाहूं तो क्या पुट अप कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर ऑफ स्क्वायर। लेकिन नहीं सर, हमको इसको वॉल्यूम के टर्म में बताइए। सो वॉल्यूम के टर्म में बताऊंगा तो बेटा डिनोमिनेटर के आर को खत्म कर दो यार। क्या रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर था, आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा यार। यहाँ पर भी स्मॉल आर रखे थे ना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला भी सही है, आर कर दिया आप लोगों ने। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और किया जा सकता है तो 4 काट लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। आर काट लो, पाई काट लो। सो व्हाट वी हैव, फाइनली वी हैव रो, ऊपर में बचा आर और बचा डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन ध्यान दीजिएगा 4 पाई कैंसिल, डिनोमिनेटर बचा 3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या किया जाए, ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, मैंने रो ऊपर बचा, एक आर न्यूमरेटर बचा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन और 3 टर्म। यहां तक क्लियर है, ओके। चलो सर हो गया। अब केस 3 पे आते हैं यार। केस 3 फिर से वही काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पी को मैं पुश करते कहां पर ले गया, इस स्फीयर के, हमारे एक्चुअल स्फीयर के अंदर। अब एक्चुअल स्फीयर के जैसे ही अंदर ले जाते हैं यार, फिर से वही केस कि अब क्या होगा सर। हमने इस आर्टिफिशियल, चूंकि यहाँ पर तो चार्ज है, इस आर्टिफिशियल स्फीयर को ले रहे हैं अपन, इस आर्टिफिशियल स्फीयर ब्लू कलर के स्फीयर को ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन एकदम शॉर्ट में, क्योंकि हमको मालूम है फाइनली वहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 आने वाला है। सुनिएगा, इफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, R था। दिख रहा है आपको थर्ड केस में, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R हो जाएगा बेटा, सुनो, अगर ये पॉइंट P अगर आते अगर सेंटर पे आ गया, कहां पर आ गया, सेंटर पर आ गया। अगर इंटेंसिटी ही नहीं, सॉरी, अगर डिस्टेंस ही नहीं रहा, अगर रेडियस ही नहीं रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक पॉइंट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एक पॉइंट चार्ज। और ये फिर गॉसियन सरफेस नहीं रह पाएगा। क्या नहीं रह पाएगा, गॉसियन सरफेस नहीं रह पाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में अपन रेडियस की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 0 into 0 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज इक्वल टू 0। आया समझ। तो इतना लंबा चौड़ा करने का काम नहीं। एक्चुअली कई बुक्स में डेरिवेशन में क्या किया गया मैं आपको बता दूं। इसको अलग से गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। यहां पर भी क्या किया उसने, क्यू की वैल्यू निकाली, फर्स्ट केस की क्यू की वैल्यू, दोनों को इक्वेट किया इन टर्म्स ऑफ, फिर वहां पर एक नया फॉर्मूला निकाला। निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है वहां पर क्या हो जाएगा। अगर कंडीशन लेते हैं, ये पॉइंट खिसक करके यहां पर आया, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो डेरिवेशन में इंटेंसिटी उन्होंने निकाला है, ठीक है, एक अल्टरनेट है, ई इक्वल टू यहाँ पर 0 भी होगा, और एक और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, वो आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से। अब बारी आती है इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। मैं इसको रेस कर रहा हूं बेटा, आप इसको पॉज करके उतारिएगा, स्टेटमेंट जो आपको अच्छा लगता है लिखिएगा, ठीक है। ये आपका था स्फीयर, ओके। किसके वर्सेस किसके, ई इक्वल टू ई और आर के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, आर के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं यार। चलो देखा जाए, ठीक है, ये और ये, ठीक। ग्राफ क्या बोलता है, हमको मालूम है सेंटर में 0 था। मैं दोनों साइड बना रहा हूँ यार, है ना, हड़बड़ाना नहीं, दोनों साइड बना रहा हूँ, आर 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 और आर, ठीक है, दोनों साइड बना रहा हूँ। सेंटर में 0, सरफेस पर मैक्सिमम। अब बोलोगे सर आपने उस समय सेंटर में, पिछले केस, इसके पहले वाले केस में वो हॉलो था बेटा। क्या था, वो हॉलो था, वहां पर अंदर में चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट तो चार्ज था जिसका इफेक्ट था, जिसके कारण इंटेंसिटी वहां पर कुछ तो थी। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली नहीं जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज होगा, और सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा देन ध्यान दीजिएगा, ये गया, और उसके बाद धीरे से एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिमिलरली हियर आल्सो, ठीक है,
अगर मैं इधर जाऊं चाहे इधर जाऊं, सरफेस किधर जाऊं चाहे मैं इधर जाऊं, और इधर भी क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। जैसे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करोगे, ठीक है, मतलब कौन सा, उस पॉइंट पी को दूर लेके जाओगे सरफेस से, सरफेस पर ज्यादा, सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस पर मैक्सिमम। तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं आउटसाइड लूं तो आउटसाइड के लिए ये, ठीक है, इनसाइड लूं, इनसाइड के लिए तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों के लिए क्या था, जीरो। सरफेस पर मैक्सिमम था, सरफेस पर क्या था, मैक्सिमम क्या निकाला था हम लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कन्वर्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं कि, तो कोई बात नहीं। हाँ, और ये सेकंड केस जो जब हम उससे क्या जा रहे हैं, सॉरी फर्स्ट केस जब हम क्या कर रहे थे, बाहर रखे थे, बाहर रखे थे, तो यहाँ पर जो था E वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और सरफेस पर क्या निकला, सरफेस पर ये निकला था, चाहे आप ये लिखो कैपिटल आर, चाहे आप लिखो ये वाला फॉर्मूला। तो सरफेस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अपने को ग्राफ को क्या करना था, समझना था। कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस डेरिवेशन में किसी पार्ट में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट रीड करके जरूर आपको इसका सॉल्यूशन और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, हो सके तो और वीडियो अपलोड करूंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यार एक टॉपिक है जो बड़ा पॉपुलर है, जिस पर बहुत से न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं CONDR लिखा हूं, तो वो शॉर्ट में लिखा हूं। बिहेवियर बताना है यार, चलो यार बिहेवियर देखते कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने दो प्लेट या रॉड बना लिया जो यूनिफॉर्मली चार्ज थे। कैसे चार्ज थे, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन यू जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कैसे जा रहा है इसमें, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ए है और ये बी है। अचानक क्या किया, मैंने कंडक्टर इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया इसके अंदर, एक कंडक्टर। ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया बेटा, एक कंडक्टर इंसर्ट किया। अब आपको मालूम है हर एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द कंडक्टर। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब अंदर में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, E एक्सटर्नल AB। ये EAB था, एक्सटर्नल था। ठीक है, EAB एक्सटर्नल था जो हमने अप्लाई किया था। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक पैटर्न बनने लगता है। क्या पैटर्न, यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, आपको मालूम है इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, जो किसको अपोज करेगा, इस एक्सटर्नल को। E इंटरनल, जिसको मैं ऐसा लिख दूं, या EX ये था, और अंदर में जो बन रहा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव निकलती है, इधर जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, E इंटरनल। क्या बन रहा है ये, E इंटरनल। ठीक है, अल्टीमेटली बेटा अंदर में क्या होगा, E एक्सटर्नल, ठीक है, इज अपोजिट ऑफ, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ E इंटरनल। दोनों को इधर ट्रांसफर करोगे इक्वल टू 0, मतलब टोटल E टोटल मुझको क्या मिल जाएगा अंदर में, 0। ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे आप, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल करने के कारण ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और ये E टोटल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एक कंडक्टर जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो ये था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चीजें थोड़ा सा वेरी करता है। मैं इतने कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा आगे के क्लासेस में, तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नेक्स्ट स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बहुत आईपी टॉपिक है, याद रखिएगा। हाँ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलो मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और उसके अंदर एक कैविटी है। क्या है बेटा ये? एक कैविटी। कैविटी मतलब होल मान के चलो। और जब हमको कंसेप्ट मालूम है, जब हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, वो चार्ज यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर क्या हो जाता है? फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। चार्ज स्प्रेडिंग यूनिफॉर्मली ओवर ऑल द सरफेस। When we charge given to the any conductor, the charge spread uniformly over all the surface. ठीक है, now here, now अब ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे क्या हो रहा होगा? सेंटर पर क्या हो रहा होगा? क्या लगता है आपको क्या हो रहा होगा? भाई हमको मालूम है यार, यहाँ पर क्या है? चार्ज स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली सेंटर पर। ये ग्लास का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, क्या किया था? ठीक है, ग्लास का एग्जांपल आपको दिया था, ध्यान दीजिएगा। ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है। मैं इसको जब चार्ज देता हूँ, चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। अंदर में चार्ज, अंदर में चार्ज, ठीक है, अंदर में चार्ज। अब सुनो, बिकॉज ये चार्ज स्प्रेड होकर के यहाँ पर भी आ गए हैं, ये चार्ज स्प्रेड होकर के यहाँ पर भी आ गए हैं, ठीक है। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। और ये सारे प्लस चार्ज के कारण, ठीक है, ये इधर इंटेंसिटी लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर, ये इधर, इस तरीके से ये सारे एक दूसरे की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ओवरऑल क्या करते हैं? खत्म। और दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटता। अगर ये होल है, होल पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आएंगे तो क्या कर देंगे? वो ये नॉर्मल से नॉर्मली का परपेंडिकुलर निकल जाते हैं, वो आगे की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है, आप डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिखिएगा, किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी में सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। सी, यही था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे आते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूं बेटा। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक बार फिर से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इनहांस करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब सुन लो यार, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक बहुत प्यारा एग्जांपल था कि शेख चिल्ली। हम बचपन में हिंदी की किताबों में पढ़ते थे शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली वो होते हैं जिसके पास जो होता नहीं उसको शो करना। सिमिलर यार, ये एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक मटेरियल है जो अपने आप से करंट को फ्लो होने नहीं देगा। क्या नहीं होने देगा? अपने आप से करंट को फ्लो होने नहीं देगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को क्या करता है? दिखाता है, शो करता है। शो करना एक्चुअल में होने से अलग है। शो करना मेरे पास है नहीं करोड़ों की पैसे और मैं बोलूंगा कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, तो ये शो करना होता है। वैसे ही होता है एक सब्सटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जो बहुत काम का चीज है, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और डाइलेक्ट्रिक्स आगे जब जाएंगे कैपेसिटेंस में। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या है? जो अपने आप से करंट को, ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस, ठीक है, which doesn't pass electric current through itself but shows electric field। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को शो करता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। पहला, दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल गया मेरे मुंह से। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सी, व्हाट इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक? सुनो, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनके पॉजिटिव और निगेटिव, जिनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेपरेट, लाइक दैट, ठीक है। इनमें बहुत सारे, ये सबसे में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन उनके सारे के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है। और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में इनको लेके जाते हैं, किसकी इंटेंसिटी में? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में लेके जाते हैं बेटा, क्या होता है? ये क्या होते हैं? अलाइन हो जाते हैं। कैसे अलाइन होंगे? ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो, इससे करंट तो फ्लो होने वाला नहीं है, करंट इससे क्या नहीं हो रहा है? फ्लो नहीं होता, लेकिन कैसे दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को दिखा रहा है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव निकलता है, तो इधर नेगेटिव, इसका नेगेटिव पोल, उधर उसका पॉजिटिव पोल, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है ना पॉजिटिव से नेगेटिव के निकलने के कारण। अब आता है
अब आता है इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ रहे हैं हम? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। सुनिएगा, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, सेकेंड है बेटा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अभी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है यार? They are the dielectrics in which their positive and negative charge, centers of positive and negative charge are coincides। वो क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव इनके सेंटर दिख रहे हैं और उसी के ऊपर नेगेटिव रहेगा, ओवरलैप लाइक दैट। ठीक है, अब आपको समझ आया? इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होते हैं और इनके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होता है। इनके अंदर भी क्या प्रॉपर्टी होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, लाइक दैट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये कहलाता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या कहलाता है? ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, तो ये खत्म हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिसको आपको सब्जेक्ट में, बोर्ड एग्जाम के में और आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया रहता है। अब जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारे कॉम्पिटिशन्स की रहेंगी। ठीक है, बिफोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाने से पहले कुछ और भी टॉपिक्स है इसमें जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग के रहेंगे। कुछ कंसेप्चुअल चीजें रहेंगी जो कंपटीशन की प्रायोरिटी, जिसमें कंपटीशन के मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो हम है रही दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।